जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू मनीष पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 19 जून को 2018 में पेपर हुआ था, उसकी प्रथम पाली को सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, जो आने वाली वैकेंसी है उसमें प्रीवियस ईयर का बहुत ही अहम रोल रहने वाला है। साथियों, आप 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं। और साथियों, हमने एक अच्छे से इसके जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से कवर किया हुआ है। आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। तो साथियों, जो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में गीत गाए जाते हैं वो कजरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बारिश के मौसम में गाया जाता है। कजरी के बारे में देखते हैं। कजरी लोकगीत प्रमुखतः सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, लोकगीत है। रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है। रसिया ब्रजभूमि का प्रमुख लोकगीत है। चैती लोकगीत मुख्यतः फाल्गुन पूर्णिमा के चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। यह अवधी और भोजपुरी क्षेत्र का लोकगीत है। तो साथियों, इसे ध्यान रखना, ये कजरी जो है वो अवधी है, वो भोजपुरी क्षेत्र का लोकगीत है। जो बिरहा बिरहा पूर्वांचल में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देव मेला आयोजित किया जाता है। तो ये जो बाराबंकी में देव मेला किसके अवसर पर किया जाता है? तो जो प्रसिद्ध सूफी संत हैं, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारिश अली शाह के अवसर, सूफी संत हैं उनके उर्स के अवसर पर ये आयोजित किया जाता है देवा शरीफ का मेला। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साथियों, हमने इसका सॉल्यूशन जो अच्छे से कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देव मेला आयोजित किया जाता है, जिसे देवा शरीफ मेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तमिलनाडु में जो छत पर पानी को संग्रहण करना अनिवार्य कर दिया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण वर्ष 2003 से अनिवार्य कर दिया गया है। यह पर्यावरण के अनुकूल तरीका है या जहाँ छत पर टैंक के माध्यम से बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। यह विधि भूमिगत जल संभरण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 दिया है। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। साथियों, जो झूम कृषि है उसको क्या कहते हैं? ए रोका, बी पेंडा, और जो नेक्स्ट सी ऑप्शन है वो है दहिया, और डी ऑप्शन है वो है करुआ। आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी दहिया कृषि कहते हैं इसको। झूम कृषि को दहिया कृषि कह सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया बेवार नामों से जाना जाता है। झूम कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। इस पद्धति में पहले भूमि के वन को जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस पर कृषि की जाती है, उसको झूम कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किताब ए नवरस। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने दक्खनी भाषा में किताब ए नवरस नामक पुस्तक की रचना की। यह 59 कविताओं और 17 दोहों का एक संग्रह है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 दिया है। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलाप के समान होता है। आलाप इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। संगीत में समय पर आधारित एक निश्चित ढांचे को ताल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 दिया है। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो सीवी रमन थे। सीवी रमन ने अपनी पहली यूरोपीय यात्रा वर्ष 1921 में इंग्लैंड स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सम्मेलन के अवसर पर की। इस अवसर पर उन्होंने अपने प्रकाशिकी एवं ध्वनिकी पर शोध पत्र प्रस्तुत किए एवं इस पर प्रायोगिक प्रदर्शन भी किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है, एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो मिट्टी को ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो फावड़े का प्रयोग किया जाता है, जो सिंचाई के समय इसको हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंत्र ज्वर जो है वो मानव रोग जो है बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। यह जीवाणु आमतौर से संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है। इस रोग के सामान्य लक्षण हैं लगातार उच्च ज्वर, कमजोरी, सिरदर्द और भूख का न लगना इत्यादि। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। तो साथियों कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और साथ ही साथ ये आप अब चेक करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। साथियों हम 150 प्रश्न की पूरे पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। आप बाद में कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। साथ ही जल्दी से कमेंट कीजिए। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोलिविया। बोलिविया इसका राइट आंसर है। बोलिविया एक लैटिन अमेरिकी देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव बनाया। सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एवं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया, जिससे पानी की कीमत में 4 गुना वृद्धि कर दी। इसी को लेकर यहाँ पर वर्ष 2000 में आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसे बोलिविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है। प्रश्न नंबर 12, प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूटान का दौरा किया था शपथ ग्रहण करने के बाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद 15 जून 2014 को अपनी पहली विदेश यात्रा पर भूटान पहुंचे। उनकी प्रथम विदेशी यात्रा विकास एवं सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाने पर केंद्रित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो साथियों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेपाल देश है वो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले अन्य राज्य हैं उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसे दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों इसका मुख्यालय जो है वो ढाका में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में। साथियों बिम्स्टेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत 6 जून 1997 में हुई थी। इस संगठन में भारत सहित नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। प्रारंभ में यह 4 देशों भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड बिम्स्टेक के बिस्ट ईसी के आर्थिक सहयोग पर आधारित संगठन था। संगठन का स्थायी कार्यालय ढाका में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। साथियों जो NCR में 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है उसका राइट आंसर हो जाएगा वो शामली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, माल और सेवा कर GST पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था। तो साथियों जो GST है वो किस राज्य ने सर्वप्रथम इसको अनुमोदित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असम ने सबसे पहले अनुमोदित किया था। आगे देखते हैं। 12 अगस्त 2016 को असम देश का पहला राज्य हो गया जिसने माल और सेवा कर GST पर संसदीय संशोधन बिल को अनुमोदित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया है, राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। तो पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा जो थे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर वो गोपाल थे, पाल वंश के सर्वप्रथम राजा। नेक्स्ट पाल वंश के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पाल वंश की स्थापना गोपाल 750 से 770 ईस्वी के बीच में की थी। गोपाल के
पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया था इसने। इसने एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 दिया है, ऐसे बागानों जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? जो नगद फसल की जाती है उसको रोपड़ खेती के सम जो नगद फसल उगाई जाती है उसको रोपड़ कृषि के जो फसल उगाई जाती है नगद नगद फसल उगाई जाती है उसको रोपड़ खेती कहते हैं इसको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोपड़ खेती कहते हैं। रोपड़ खेती के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रोपड़ खेती वाणिज्य खेती का एक रूप है जहाँ फसलों को लाभ के लिए उगाया जाता है। इस प्रकार की कृषि के लिए बड़े भूमि क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 दिया है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नेपच्यून को भी कहा जाता है और पृथ्वी को। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष में से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। पृथ्वी को इस कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच स्थित है। मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन जो है वो निष्क्रिय गैस नहीं है। ये क्रिप्टॉन, आर्गन, जीनॉन ये निष्क्रिय गैस हैं। आगे देखते हैं निष्क्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं। निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह न तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और ना ही ग्रहण करता है। इसकी प्रकृति निष्क्रिय होती है। नोबेल गैस की संख्या 7 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनियम। साथ ही ये जो है वो निष्क्रिय गैसें होती हैं, 7 गैस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, क्यों क्यों लड़की की पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, महाश्वेता देवी जी जो है इसके लेखक हैं। क्यों क्यों देवी जो है महाश्वेता देवी ने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्यों क्यों लड़की की लेखिका महाश्वेता देवी हैं। इसमें लेखिका ने एक आदिवासी लड़की मोइना को, जो एक अच्छी परंतु जिद्दी लड़की है, के विषय में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। साथियों कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। साथियों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, गुलाबी गैंग की संस्थापक है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो जो गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं वो कौन है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपतपाल देवी जो है वो गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं। आगे देखते हैं, गुलाबी गैंग की स्थापना वर्ष 2006 में संपतपाल देवी ने उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में किया है। इन्होंने अपने गैंग का नाम गुलाबी गैंग इसलिए रखा क्योंकि इसकी भी सदस्य केवल महिलाएं होती हैं जो गुलाबी रंग की साड़ी ही पहनती हैं। ये गैंग महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने की कोशिश करता है, साथ ही महिलाओं के कल्याण के लिए कदम भी उठाता है। सो साथियों ये गुलाबी गैंग के बारे में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 दिया है, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जो मुरादाबाद है वो पीतल के लिए प्रसिद्ध है, पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, मुरादाबाद जो है वो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसी कारण मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ने 19 सितंबर 1893 ईस्वी को सभी वयस्क महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, भारत में अली बंधुओं शौकत तथा मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था अली बंधुओं ने, शौकत और मोहम्मद अली ने। आगे देखते हैं, अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली के खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919-1922 में भारत में मुख्यतः भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य खलीफा के पद को पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। वर्ष 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था तथा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में चलाया गया था। तो आप साथियों ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, भारतीय संविधान के भाग 4 में का विवरण प्रस्तुत है। तो साथियों जो भारतीय संविधान का भाग 4 है उसमें क्या है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हैं, DPSP। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, काली मिट्टी को भी कहते हैं। तो साथियों काली मिट्टी को क्या कहते हैं? उसको हम रेगुर मिट्टी भी कह सकते हैं इसको, काली मिट्टी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर कपास की मिट्टी, टॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं टॉपिकल चेरनोजेम आदि के नाम से भी जाना जाता है। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन के कारण हुआ है। ये मिट्टियाँ ढक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से पाई जाती हैं एवं काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में तीव्र काली मिट्टी में तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है। इसी कारण से स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है इसको। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। बांगर एक अनुपजाऊ मृदा है, तो ये ध्यान में रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय है वो मेरठ में स्थित है। आगे देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। SVPUT की स्थापना 2 अक्टूबर 2000 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 1958 के तहत हुई थी। SVUAT का उद्घाटन 28 मार्च 2002 को हुआ था। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। जीवी पंत विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है जो पंतनगर में स्थित है। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन 17 नवंबर 1960 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 29, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण जो है वो अनुच्छेद 4 में प्रस्तुत किया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 4 में गुलामी स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी गुलामी या दासता की हालत में न रखा जाएगा। गुलामी प्रथा, गुलामों का व्यवहार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया है 30। साथियों कमेंट करके बताइए आपका कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साथियों जो इक्वेटर पुरस्कार 2017 का दिया गया था वो किसे दिया गया था, इसको पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं शिक्षण प्रयोग। स्वयं शिक्षण प्रयोग को जो है वो 2017 का इक्वेटर पुरस्कार दिया गया था। स्वयं शिक्षण प्रयोग पुणे स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जिसे जुलाई 2017 में UNDP द्वारा पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार इन्हें महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखे के विपरीत प्रभावों का सामना करने के लिए पारिस्थितिकीय सतत कृषि मॉडल को तैयार करने के लिए दिया गया है। यह संगठन भारतीय ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिछले 2 दशकों से काम कर रहा है। 15 जुलाई 2021 को UNDP द्वारा 2 भारतीय संगठनों अधिमलई पंजगुंडनेर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड तथा स्नेहा कुंज ट्रस्ट प्रेस्टिजियस इक्वेटर अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई थी। तो साथियों अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 31 दिया है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो साथियों प्रकाश वर्ष जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूरी का मापन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। यह दूरी मापने की इकाई है जिसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा 2 नक्षत्रों के बीच दूरी या इसी प्रकार की अन्य खगोलीय दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य की आंख का रंग आंख के में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो आयरिस पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आयरिस। मानव नेत्र में कॉर्निया के पीछे अपारदर्शक झिल्ली के पर्दे को आयरिस कहते हैं। आंख का रंग आयरिस के रंग पर निर्भर करता है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 33। साथियों कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? जो 4 ऑप्शन दिए हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना आजाद। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है वो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नाटक है। द
एसेंशियल गांधी नामक पुस्तक के संपादक लुई फिशर हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की प्रमुख पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम है। ये साथियों आप ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 दिया है, 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? तो साथियों जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को छेदी कहा जाता है, उन क्षेत्रों को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, बुंदेलखंड क्षेत्र को छेदी कहा जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व छेदी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को कहा जाता था। इसका उल्लेख 16 महाजनपदों में ज्ञातव्य है कि वत्स महाजनपद वर्तमान कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जनपद के अंतर्गत था। अवध क्षेत्र का कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था। अवधि महाजनपद के 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और राजधानी उज्जैनी थी इसकी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। तो साथ ही ध्यान में रखना, जो अवंती की राजधानी थी वो थी, जो उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 35, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? जो मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे वो थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, बृहद्रथ। जो बृहद्रथ थे उसके मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में कर दी गई थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली और विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। बिंदुसार मौर्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जो 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो साथियों ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों जो जमदग्नि ऋषि का आश्रम था वो जमानिया में था, वो वर्तमान में कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो गाजीपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। महर्षि जमदग्नि परशुराम के पिता थे। उल्लेखनीय है कि बंगाल के गवर्नर जनरल व कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थित है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 दिया है, राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत केंद्र की स्थापना की थी। साथियों किस जगह पर स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कन्नौज हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के बृहत केंद्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, उर्दू शायरी में फिराज गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो साथियों फिराक जो गोरखपुरी है उर्दू शायरी है, ये इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रघुपति सहाय जो हैं वो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और रघुवीर सहाय के बारे में देखते हैं। उर्दू शायरी में रघुपति सहाय ने फिराक गोरखपुरी के नाम से जाता है। इसका जन्म 28 अगस्त 1896 को हुआ था। गुल ए नगमा, बज्म ए ज़िंदगी, रंग ए शायरी, सरगम इनके प्रमुख शायरी संग्रह हैं। तो साथियों ध्यान में रखना। साथियों ये 38 प्रश्न जो हैं जीके जीएस के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और 37 प्रश्न जो है हिंदी के पूछे जाते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न हिंदी के सॉल्व करते हैं। अब आप कमेंट कर बताइए जीके जीएस में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। और साथियों आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 दिया है, 39, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। नाक कटना अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये बताइए नाक कटना का क्या अर्थ है? इससे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। नाक कटना मुहावरे का वास्तविक अर्थ होता है बदनाम करना। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प उक्त मुहावरे का सही अर्थ प्रकट नहीं करता है। तो साथियों इन चारों ऑप्शन में बोर्ड की तरफ से ये 4 ऑप्शन गलत दिए गए थे। नाक इसका जो आंसर होगा वो कोई भी नहीं है इनमें से, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा बदनाम करना। यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया है बदनामी होना नहीं है, यहाँ पे होना नहीं आएगा, करना आएगा साथियों, क्योंकि नाक कटना है तो होना कैसे आ जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बदनाम करना होगा, इसमें नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ा लिखा न होना उसको कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अद्भुत रस का विस्मय जो है स्थायी भाव होता है। और आगे देखते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। क्रोध उत्साह, क्रोध जो है वो उत्साह व भय क्रमशः। साथियों क्रोध का जो स्थायी भाव होता है रौद्र, और उत्साह का होता है वीर रस, और भय होता है भयानक रस का। तो साथियों ये स्थायी भाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो साथियों सोरठा के प्रथम चरण में होती हैं वो 11 मात्राएं होती हैं सोरठा के, क्योंकि दोहा के प्रथम चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और दोहा का सोरठा जो है वो उल्टा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये सॉल्यूशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो साथियों शब्द अलंकार जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी, रूपक शब्द अलंकार नहीं है। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये शब्द अलंकार है, ये अर्थ अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, निम्न में से दंत्य ध्वनि है। साथियों दंत्य ध्वनि है जो है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ल जो है वो दंत ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 45,
निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? तो साथियों अघोष वर्ड यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अघोष वर्ड जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अघोष वर्ड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए च। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे घोष, और जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो अघोष कहलाती हैं। तो साथियों ये क ख च छ ट ठ त थ प फ स ये सभी जो हैं अघोष वर्ड की श्रेणी में आते हैं। तो साथियों ये जो हैं सभी अघोष वर्ड की श्रेणी में आते हैं। पहले जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें पहले और दूसरे वर्ग के व्यंजन जो हैं वो अघोष कहलाते हैं, और तीसरे चौथे और पाँच के जो हैं वो सघोष कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो साथियों जो स्त्रीलिंग है ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें सौभाग्य, ऑप्शन नंबर बी सुंदरता, सी दिया है काव्य और डी दिया है चंद्र। तो साथियों इसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग को हम ऐसे पहचानते हैं, कैसा या कैसी या अच्छा अच्छी से हम इसको पहचान सकते हैं। सौभाग्य कैसा है, काव्य कैसा है, सुंदरता कैसा है। तो साथियों ये जो है ये कुछ अशुद्ध सा लग रहा है। चंद्र कैसा है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरता कैसी है। ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका राइट आंसर 47 दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो साथियों इसमें पुल्लिंग पहचाना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आशा। आशा कैसी है, गरिमा कैसी है, आज्ञा कैसी है, सागर कैसा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सागर कैसा है। ये पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो साथियों सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वो दर्शन, प्राण, ये जो है वो सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्शन जो है वो सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। शब्द के जिस रूप में एक से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग हिंदी में सर्वथा बहुवचन में होता है, जैसे प्राण, आंसू, ओठ, दर्शन, दाम, अछत इत्यादि। साथियों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 दिया है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो साथियों ये सर्वनाम छांटना है यहाँ में से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जो है वो ये सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे आदि निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, निम्नलिखित में विशेषण है। तो साथियों विशेषण जो है वो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये जो नया जो शब्द है ये विशेषण है। नया गुणवाचक विशेषण है जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 51, सीता सो रही थी का वाक्य का काल है। तो साथियों सीता सो रही थी ये जो है किस काल का वाक्य है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्व भूतकाल। तो साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में तद्भव है। तो साथियों निम्नलिखित तद्भव शब्द जो दिया है वो 4 ऑप्शन दिए हैं, गांव, उच्च, अमृत, एकत्र। इसका राइट आंसर जो तद्भव शब्द है वो गांव जो है वो तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, निम्नलिखित में तत्सम है। तो साथियों तत्सम शब्द छांटना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राहक शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में जल का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों जल का पर्यायवाची जो नहीं है वो नीर कहते हैं, सलिल कहते हैं, अम्बु कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये समीर जी है जो है वो हवा का पर्यायवाची है, समीर, वायु, पवन, समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55, जटिल का विलोम शब्द होगा। तो साथियों जटिल का जो शब्द विलोम शब्द होता है वो ऑप्शन नंबर सी, सरल होता है, जटिल का सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56, वर्ड का अर्थ नहीं होता है। वर्ड का अर्थ जो है वो रंग होता है, अक्षर होता है, जाति होता है। सुंदर जो है वो वर्ड का शब्द नहीं होता है, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द छांटिए। तो साथियों जिसे करना बहुत कठिन हो उसको कहते हैं हम दुष्कर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुष्कर कहते हैं। साथियों ये आप ध्यान में रखना, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए शब्द दुष्कर है। जिसे कठिनाई से किया जा सके उसे दुर्जय तथा बुरे कार्य के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, अले और अली का सही अर्थ देने वाला युग्म शब्द है। तो साथियों अल कहते हैं भौरे को और अली कहते हैं सखी को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भौरा और सखी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 59 दिया है, अपमान में उपसर्ग है। तो साथियों अपमान में जो उपसर्ग है वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अप जो है वो उपसर्ग है, मान शब्द इसमें जोड़ दिया गया है।
उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पहले लगन लगाकर उस शब्द का नया अर्थ उत्पन्न कर देती हैं। मान शब्द में अप उपसर्ग लगने से इसका नया शब्द अपमान बन गया। ये साथियों ध्यान में रखना, उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले इसमें आगे जुड़ती हैं और जो प्रत्यय हैं वो शब्द के बाद में जुड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 60, घबराहट में प्रत्यय है। तो साथियों घबराहट में प्रत्यय जो है वो आहट प्रत्यय, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आहट प्रत्यय जो है वो इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, परमार्थ का संधि विच्छेद है। तो साथियों परमार्थ का संधि विच्छेद जो दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा परम प्लस अर्थ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो साथियों मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो इसमें जो मैंने है ये अशुद्ध शब्द लग रहा है, यहाँ ध्यान होना चाहिए मुझे यह काम कर लेना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैंने। इसकी जगह पर लगेगा मैंने के स्थान पर मुझे होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, राजपुत्र में समास है। तो साथियों राजपुत्र में समास जो हो जाएगा ये हो जाता है राजा का पुत्र, ये तत्पुरुष समास में आ जाते हैं क्योंकि जो भी कारक जो चिन्ह जो प्रयोग होते हैं वो तत्पुरुष समास में होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजपुत्र में संबंध तत्पुरुष समास है क्योंकि राजपुत्र का समास विग्रह करने पर होता है राजा का पुत्र, अर्थात राजा और पुत्र दो पदों के योग में कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, आम खाया जाता है कौन सा वाच्य है। तो साथियों आम खाया जाता है, इसमें वाच्य पूछा गया है, इसमें जो वाच्य हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्म वाच्य, तो जो कर्म किया जाएगा आम खाया जाता है। तो साथियों ये कर्म किया जा रहा है आम खाया जाता है, ये कर्म वाच्य है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहती हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। उपयुक्त वाक्य में कर्म की प्रधानता के कारण कर्म वाच्य है। तो साथ ही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से अव्यय है। तो साथियों अव्यय छांटना है, इनमें से अव्यय कौन सा है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है जो ये जो अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 दिया है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। तो साथियों ये विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, अल्प विराम का जो चिन्ह है उसको कहते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको हम अल्प विराम के चिन्ह से दर्शाते हैं, ये साथियों ये अल्प विराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साथियों ये गद्यांश दिया गया है, आपके पेपर में ये गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये घोड़ों की तोपों की आवाज़ सुनकर ये घोड़ों पथिक के ऊपर ये गद्यांश दिया गया है। तो साथियों ये गद्यांश को आप देख सकते हैं, गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गद्यांश से पहले प्रश्न जो पूछा गया है, उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों 67 से 71, साथियों ये 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है गद्यांश से। निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था। तो साथियों जो गद्यांश के अनुसार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामर्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, अश्वारोही वहाँ क्यों आया था। साथियों अश्वारोही जो है वो वहाँ बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 दिया है, गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है। तो साथियों गद्यांश पथिक हुमायूं को कहा गया है क्योंकि हुमायूं वहाँ पर गया था, हुमायूं के ऊपर ये गद्यांश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, हुमायूं में कौन सा गुण था। हुमायूं में जो गुण था वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृतज्ञता का गुण था हुमायूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली। तो साथियों ये गद्यांश में ममता नामक एक स्त्री थी, वो घायल थी इसलिए वो घर से नहीं निकली थी। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। साथियों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको ये पीडीएफ आपको खुद से सॉल्व करनी है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस टेलीग्राम पर हमने अपलोड कर दिया, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों आगे देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1959 में भारतीय संस्कृत से संबंधित रचना संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, 1959 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, पद्मावत किसकी रचना है। तो साथियों पद्मावत जो है वो जायसी की रचना है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, चंद्रगुप्त
क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। साथियों, चंद्रगुप्त नाटक के जो रचयिता हैं वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। जयशंकर प्रसाद ने ये नाटक लिखा है चंद्रगुप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, चंद्रगुप्त वर्ष 1931 में रचित प्रसिद्ध नाटक का जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। इसमें विदेशियों से चंद्रगुप्त का संघर्ष और उस संघर्ष में चंद्रगुप्त की विजय से संबंधित विषय वस्तु है। ये जो है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है 1931 में। ये सन आप ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 75 दिया है, भारत भारती के रचनाकार हैं। साथियों, भारत भारती के रचनाकार जो हैं वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मैथिली गुप्त ने ये भारत भारती रचना लिखी है। भारत भारती मैथिली गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृति है। भारतीय साहित्य में भारत भारती को सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं। तो साथियों, ये हिंदी के 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमने हिंदी के और जीएस के 75 प्रश्नों को सॉल्व कराया है। आप कमेंट करके बताइए 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथियों, 75 से आगे जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं वो हम PDF को टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। उसमें से जा कर के आप पूरे पेपर को लगाना, और उसमें हमने आंसर सहित तो पूरा सॉल्यूशन भी बताया हुआ है। आपके एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से लगा करके ही आप अपनी तैयारी को अच्छे से धार दे सकते हैं। तो साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।